गुड मॉर्निंग। आप सभी को अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ऑलराइट, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं मैं। आपका जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, सबसे पहला होमवर्क रहेगा रिवाइज लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 एंड 2, बिगिनर बॉक्स 1, एक्सरसाइज 1 to 9, है ना, 1 से लेके 9 तक सॉल्व करना है। उसके बाद आपका जो होमवर्क रहेगा रिवीजन से, कल संडे है और आपका पेपर भी आ रहा है, इसलिए आपको मैं रिवीजन से भी कुछ होमवर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है, जो भी आपका टेस्ट का सिलेबस है ना, तो टेस्ट के सिलेबस में से जितने टॉपिक आ रहे हैं, मतलब मूल कंसेप्ट छोड़ के सारे ही आ रहे हैं, जितने आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? आप बैठ जाओगे, सॉल्व करते जाओगे। जब सवाल नहीं बनेगा, मात्र उसी सवाल की थ्योरी पढ़ोगे हैंड आउट से और उससे रिलेटेड सवाल देखोगे हैंड आउट से। अगर सवाल बन रहा है तो थ्योरी नहीं पढ़नी है। क्लियर? इस बार अगर हम सवाल कर रहे हैं और सवाल नहीं बनता है, तभी आपको थ्योरी पढ़नी है। मतलब सवाल करते चलना, जहां जहां नहीं बने वहां वहां पढ़ते चलना। क्लियर? उसके बाद जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि थर्मो और बीओजी का डिस्कशन पेंडिंग है। ठीक है, तो बच्चों उसके लिए आपको मैं कल का टाइम दे रहा हूं। कल आप लोग मुझे, मतलब संडे को 4 to 6 PM, ठीक है, कॉल करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन वही है कि आप डाउट पूछने के पहले सवालों का इस सॉल्यूशन ऐप पे रिकॉर्डेड सॉल्यूशन देखें। जहां तक हो सके तो पहले खुद से कोशिश करें, जब नहीं बनता है ना तभी पूछें। ठीक है, और कल संडे को आपका डाउट सेक्शन भी रहेगा ही, तो आप कई तरीके से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आप कल, मतलब संडे को बी शार्प 4 to 6 PM, क्लियर, 4 to 6 PM आप सब कल डाउट पूछ सकते हो। डिस्कशन रहेगा थर्मो और बीओजी का। ठीक है, तो कॉल पे और व्हाट्सएप पे फटाफट अपन कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो रहा आपका होमवर्क, कैसे कैसे करना है और डिस्कशन कब होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी आखिरी कहानी, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, नितिन बेटा, मैंने आपको कितनी फिर से सिलेबस बता दिया था, सारा सिलेबस बता दिया आपको। हाँ, सारी बातें हो चुकी हैं, आपके ऐप पे भी सिलेबस वगैरह सब कुछ है। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। कल हम बात कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है बच्चों, अपन ऐसा करते हैं, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो मान के चलते हैं अपने पास एक अमोनिया की फैक्ट्री है। ठीक, आज हम सब इमेजिन कर लेते हैं अपन सबके पास एक अमोनिया की फैक्ट्री है। ठीक, और अमोनिया की फैक्ट्री बड़ी काम की है ना। मतलब आप अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो हर जगह यूज हो सकता है, फर्टिलाइजर में, दवाइयों में, हर जगह। तो अपने पास एक अमोनिया की फैक्ट्री है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और जब जब एग्जांपल लेना होगा उसी फैक्ट्री को अपन लेके चलेंगे। क्लियर? तो बच्चों कल की क्लास में मैं आपसे रेट पे बात कर रहा था। ठीक, तो रेट को अपन ऐसे फील करते हैं, इमेजिन करो हमारे पास एक अमोनिया की फैक्ट्री है। तो अमोनिया की फैक्ट्री से N2 और H2 से बन रहा है अमोनिया, और पल भर के लिए मान लेते हैं कि वहां जो अमोनिया बन रहा है, ठीक है, उसका जो रेट है वो रेट है 100 kg अमोनिया पर आवर। राइट, मैं केजी बोल रहा हूं ताकि फील आए, मोल बोलो तो फील नहीं आता, केजी बोलते हैं थोड़ा ज्यादा दिखता है। 100 kg अमोनिया पर आवर। राइट, ये अपने पास अमोनिया का प्रोडक्शन रेट है। तो रेट का फील क्या है, आप तुरंत समझ गए। अच्छा, वो जो अमोनिया की फैक्ट्री है उसमें 1 घंटे में 100 kg अमोनिया बन रहा, ये आप फील कर पाते हो जैसे ही आप समझ जाते हो कि यार रेट का मतलब क्या है। ये रेट का फील है कि अब आप ये फील कर पाए कि 1 घंटे में 100 किलो बनेगा, मतलब 2 घंटे में 200 किलो बनेगा, मतलब 3 घंटे में 300 किलो बनेगा। राइट, कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, इन सभी का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया था। आज हम ऐसा करेंगे, मैं जब बोलूं क्या डाउट है तो बस हैंड रेस करना है। ठीक है, सुनना है ध्यान से, क्योंकि मैं एक एक स्टेप में आपसे पूछूंगा। बेटा डाउट तो नहीं इसमें, तो आपसे जैसे पूछूं एक स्टेप क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़ना है। क्लियर? तो बच्चों कल मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सिखा दिया था, और मैंने आपको जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना सिखाया था वो कुछ ऐसा था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बाई ए। हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख के चल रहे थे, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। राइट, ये अपने पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। हम इस पूरी रिएक्शन का रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। हम किसके रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं? पूरी रिएक्शन के रेट का। लेकिन जब हम पूरी रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो किसी एक रिएक्टेंट, किसी एक प्रोडक्ट, या सभी रिएक्टेंट सभी प्रोडक्ट की मदद से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं सर? जो रिएक्टेंट का रेट होता है या जो प्रोडक्ट का रेट होता है, आप उसे स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो। जैसे ही स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो हम जो पाते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप सब ध्यान से देखो बेटा,
तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये रेट ऑफ रिएक्शन है। आप ऐसा सोच सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्टेंट भी छुपा हुआ है। मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट RODA की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, या रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से रेट ऑफ रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं। कल को सवाल आपको रेट ऑफ रिएक्शन देगा और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछेगा, कुछ नहीं, स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना। मतलब जिसके बारे में डाटा देकर जिसके बारे में पूछेगा, केवल उन दोनों को इक्वेट करना। इस इक्वेशन की मदद से बच्चों आप किसी भी रिएक्टेंट, किसी भी प्रोडक्ट और पूरी रिएक्शन के रेट को इक्वेट कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/a इंटू माइनस डेल्टा a बाई डेल्टा टी बराबर 1/b इंटू माइनस डेल्टा b बाई डेल्टा टी। प्लीज आप सब बोलेंगे जहां बैठे हो, इज इक्वल टू बोलो 1/c इंटू बोलो डेल्टा c बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/d इंटू डेल्टा d बाई डेल्टा टी। सर ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। ये रिएक्टेंट ए के फॉर्म में है, रिएक्टेंट बी के फॉर्म में है, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट, सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट की मदद से किसी भी एक रिएक्टेंट का रेट पता हो। ऐसे समझो ना कि आपको सवाल में केवल ए का रेट पता है, तो आप पूरी रिएक्शन का रेट लिख सकते हो, बी का लिख सकते हो, सी का, डी का, सबका लिख सकते हो। बस खेल किसका है? स्टोइचियोमेट्री का। पूरी रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का रेट पता हो या किसी एक प्रोडक्ट का रेट पता हो, हम पूरी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन है, उसे हमेशा हम स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करके लिखते हैं। बच्चों आप सभी जानते हो, जो रेट होता है वो डेल्टा C बाई डेल्टा टी होता है, और C जनरली मोल पर लीटर मोलारिटी होता है, और समय जनरली सेकंड होता है। मतलब रेट की जनरल यूनिट क्या है? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की यूनिट क्या है? सर वही मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? सर वही मोल पर लीटर पर सेकंड। कभी सेकंड है, कभी मिनट, कभी आवर है। हम पूरी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का रेट लिख सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का रेट लिख सकते हैं। बच्चों जो रेट होता है उसका मतलब चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। आज हमारी केमिकल काइनेटिक्स में अक्सर कंसंट्रेशन चेंज होता है, तो कभी कभी प्रेशर भी चेंज होता है। इसीलिए जो रेट है उसे हम लोग डेल्टा P बाई डेल्टा टी के फॉर्म में भी लिखते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब कंसंट्रेशन नहीं प्रेशर है तो यूनिट भी तो प्रेशर के फॉर्म में होगा। इसी वजह से इसकी जो यूनिट होती है कभी एटीएम तो कभी कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखी जाती है। बच्चों आपको यूनिट पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा गया, तो जो यूनिट है वो कंसंट्रेशन के फॉर्म में है। जब प्रेशर के फॉर्म में लिखा गया तो जो यूनिट है वो प्रेशर के फॉर्म में है। यहां एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है बेटा, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है और जो रेट ऑफ प्रोडक्ट होता है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है, अगर कोई रिएक्शन गिवन है, अगर आप रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री बदल दोगे तो स्टोइचियोमेट्री के बदलने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बदलेगा। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगा, लेकिन जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, जो रेट ऑफ अपीयरेंस है, वो नहीं बदलता। क्लियर? बच्चों जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, अभी तक हमने जितनी बातें करी, जब तक हमने जो ये रेट का एक्सप्रेशन लिखा, ये जो रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना, इसमें जो हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिख रहे हैं, ये जो हम कंसंट्रेशन सारी बातें कर रहे हैं, अभी तक हमारी जितनी भी बात हुई वहां सभी जगह पर हमने जो रेट लिखा वो या तो मोल में था, या तो मोल पर लीटर में था, या तो एटीएम में था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी रेट ग्राम में हो। ये वही वाली बात है कि कल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रहा था, बेटा T बराबर 0 पर इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल है, हम मोल लेके चल रहे थे। मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूं बेटा, अगर 2A से B बना होता, लेट्स से मैंने कहा होता T इक्वल टू 0 पे A के 1 ग्राम है,
कितने ग्राम है? 1 ग्राम है। तो किसी टाइम टी पे क्या हम 1 माइनस 2x ग्राम लिख सकते हैं? क्या हम उसे ग्राम के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम 1 माइनस 2x लिख सकते हैं? नहीं सर, अगर वो ग्राम होता तो ग्राम में ऐसे नहीं लिखते हैं। ये जो नियम होता है लिखने का, जो हमने कल लिखा था बेटा, वो मोल में डिफाइन। तो आप ऐसे समझो ना कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें जो रेट लिखते हैं उसकी यूनिट मोल में है, चलेगा, मोल पर लीटर में है, चलेगा, लेकिन अगर कभी सवाल में रेट ग्राम पर यूनिट टाइम में दिया होगा तो हमें कुछ और करना होगा। तो मैंने कहा बेटा इमेजिन करो हमारे सामने एक रिएक्शन है ए से बना बी, इसमें जो रेट दे रखा है ए से बना बी बी, इसका जो रेट दे रखा है पल भर के लिए मान लो किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का, किसी का जो रेट दे रखा है वो ग्राम पर यूनिट टाइम में दे रखा है। अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है और अगर ये मोल में होता तो शायद मैंने ऐसे ही लिखा होता ना। कैसे? बोलना जरा एक बार। RODA/A बराबर ROA अपीयरेंस ना, B/B। अगर मोल में होता, अगर मोल में होता तो ऐसा ही लिखा होता, बिल्कुल सही बात। पर वो मोल में नहीं है, वो किस में है? ग्राम में। सर ग्राम में है तो मोल में कन्वर्ट कर लो। मैंने कहा सही बात है। अगर मोल में होता तो ऐसे लिखते। पल भर के लिए सोचो वो मोल में नहीं ग्राम में, तो सर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। सर मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, बन जाएगा ग्राम में, सॉरी बन जाएगा मोल में। मतलब सुनना ध्यान से, यहां पे जो ट्विस्ट है वो ये है, क्या? जब हम लिखते हैं RODA/A इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मैं इसको यहां लेके आया, ठीक? ये जो रेट आपने लिखा है मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके लिखा है, मतलब इसकी यूनिट मोल में है, इस पूरे की यूनिट मोल में है। जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं तब यूनिट मोल में है, लेकिन जब डिवाइडेड नहीं है, केवल RODA की बात करें तो इसकी यूनिट किसमें है? ग्राम में। या वही समझो ना यार, ग्राम में है तभी तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया। मतलब अपन तो एक रूल बना लेते हैं, अगर कभी रेट ग्राम में दिया होगा तो हम लोग फॉर्मूला ये लगाएंगे, और अगर कभी रेट मोल में या मोल पर लीटर में दिया होगा तो जो फॉर्मूला हम पहले लगाए थे वो लगाएंगे। क्लियर? याद कर लो, अगर हम कभी रेट ग्राम में दिया होगा तो हम उसे ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर कभी मोल में दिया होगा तो ऐसे करेंगे। अभी मैं एक सवाल की मदद से इसे और पक्का करता हूं। बेटा सवाल का एक तरीका होता है कभी कभी ग्राम में देता है, तो दूसरा तरीका होता है कभी कभी जो रेट होता है वो प्रेशर पर यूनिट टाइम में दिया होता है और आपसे पूछता है कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मतलब इमेजिन करो अपने सामने एक रिएक्शन है, हमें किसी एक रिएक्टेंट का या किसी एक प्रोडक्ट का जो रेट है वो प्रेशर में दे रखा है, एटीएम पर सेकंड दे रखा है, एटीएम पर मिनट दे रखा है, ऐसा कुछ दिया है, और बोलेगा अगले का निकालो कंसंट्रेशन में, मोल पर लीटर में। दिया किसका है? प्रेशर का। लिखना किसमें? कंसंट्रेशन में। स्वाभाविक सी बात है, यूनिट कन्वर्जन का खेल है। तो वो कैसे करते हैं वो बता देता हूं। बेटा रेट हमें डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के फॉर्म में दिया है, हमें यहाँ सी कंसंट्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखे सुनिएगा, आप सब जानते हो पीवी बराबर एनआरटी होता है। पी को मैं एन बाई वी आर टी कह दूं, चलेगा? चलेगा। एन बाई वी को मैं कंसंट्रेशन कह दूं, चलेगा? चलेगा। पी बराबर सीआरटी कह दूं, चलेगा? चलेगा। जो सी है उसको पी बाई आर टी कह दूं, चलेगा? चलेगा। मतलब अगर मुझे कंसंट्रेशन चाहिए प्रेशर से, बोलो अगर मुझे कंसंट्रेशन चाहिए प्रेशर से तो किससे डिवाइड कर दे? आरटी से। अच्छा सर, मतलब अगर अपने को प्रेशर में दिया होगा ना सर तो आरटी से डिवाइड कर देंगे। मैंने कहा सही बात है। इफ रेट इज गिवन इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, किसमें रेट दिया है? प्रेशर पर यूनिट टाइम में। और किसमें पूछा है? कंसंट्रेशन में। तो क्या लिखोगे? सर कंसंट्रेशन में पूछा है तो 1 अपॉन आरटी से डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन आरटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आरटी से डिवाइड कर देंगे, 1 बाय आरटी इनटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मतलब ये जो रेट हो गया ये तो हो गया प्रेशर में, प्रेशर पर यूनिट टाइम, लेकिन जैसे आपने आरटी से डिवाइड किया किसमें बन गया? कंसंट्रेशन में। क्लियर? मतलब क्या क्या सवालों का लेवल हो सकता है? सर सवालों का लेवल हो सकता है सारा डाटा मोल मोलैरिटी में दिया हो, पहले वाला किस्सा
हो सकता है ग्राम में दिया हो, ये वाला फॉर्मूला अभी समझाता हूं न्यूमेरिकल से। हो सकता है प्रेशर पर यूनिट टाइम में दिया हो, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। जब कभी हम रेट का सवाल करेंगे, जब कभी हम रेट का सवाल करेंगे, जब कभी हम रेट का सवाल करेंगे, किसी भी सवाल में सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे। अपने आप से बोलो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे, सवाल खत्म हो जाएगा। आओ इसे मैं समझाता हूं एक सवाल के माध्यम से। पहले मैं बता रहा हूं, फिर आप करना, ठीक? फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। किसी एक का रेट गिवन है, या तो रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का। अभी किसका गिवन है? प्रोडक्ट का। हमें क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2NH2। सर ने कहा था जब कभी डाटा गिवन हो रेट का, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना। चलो आप सब बोलो बेटा, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे होगा? बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बोलो। सर RODN2/1 बराबर RODH2/3 बराबर ROANH3/2। ये हमने क्या लिखा? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। अब इस रिएक्शन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से जो दिया है, जो पूछा है, इक्वेट करो। चलो देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें सर दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। सुनो ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सुनो ध्यान से। हमें क्या दे रखा है? अमोनिया का रेट। बताओ इसमें अमोनिया का रेट क्या है? ये पूरा का पूरा अमोनिया का रेट है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये पूरा का पूरा अमोनिया का रेट है क्या? बोलो। ये पूरा का पूरा अमोनिया का रेट है क्या? बोलो। ये पूरा का पूरा अमोनिया का रेट है क्या? नहीं सर, ये अमोनिया का रेट नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अमोनिया का रेट कौन है? केवल ये अमोनिया का रेट है सर। ओनली दिस इज द रेट ऑफ अमोनिया। ओनली दिस इज द रेट ऑफ अमोनिया। क्लियर? हमें क्या दे रखा है? अमोनिया का रेट। मोल में दिया, ग्राम में? सर मोल में दिया है। बढ़िया है। क्या पूछा है? N2 और H2 का। तो जिसका पूछा है उन दोनों को इक्वेट करते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं N2 और अमोनिया को। अमोनिया की मदद से N2 और फिर H2। तो फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं। RODN2/1 बराबर ROANH3/2। बोलो ठीक है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा, फिर जो जो पूछा है उसको इक्वेट कर दो, खेल खत्म। हमसे क्या पूछा है? सर RODN2। क्या हमें अमोनिया का रेट दिया है? दिया है। 2 इंटू 10⁻⁴/2, बोले तो 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। उसी प्रकार से आते हैं सेकंड पार्ट में। किसका रेट पूछा? हाइड्रोजन का। अब आपको नाइट्रोजन का रेट भी मिल गया है। चाहे अमोनिया से निकाल लो, चाहे नाइट्रोजन से निकाल लो, बात बराबर है। मतलब चाहे RODN2/1 बराबर RODH2/3 करके निकाल लो, चाहे RODH2/3 बराबर ROANH3/2 करके निकाल लो। बस करना क्या है? अपने को तो इक्वेट करना है जो पूछा है। तो बच्चों आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे और यहां से आंसर निकालेंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं सीधे लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यही से इक्वेट करना है, इज इक्वल टू 3/2 इंटू, किसी से भी कर लो, मैं उससे कर रहा हूं, इंटू 2 इंटू 10⁻⁴। 2 से 2 कैंसल। बोलो कितना आया? 3 इंटू 10⁻⁴। बोलो सही है क्या? अब आते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। आप सब मुझे जवाब देना बेटा। आप सब मुझे, जो मैं गोला बनाऊं, बताना क्या है। ये गोला क्या है? पीला पीला। ये गोला क्या है? पीला पीला। बोलो। ये गोला क्या है? पीला पीला। बोलो। ये गोला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? पीला पीला। रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है? पीला पीला। रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी से भी निकाल लो, पूरा का पूरा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। चाहे ये बता दो पहला पीला, चाहे दूसरा पीला, चाहे तीसरा पीला, वही बता दो, सब के सब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो हम लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। N2 का तो निकाला था, N2/1 वही सबसे आसान है। सर यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, सर निगेटिव साइन नहीं होगा?
सर नेगेटिव साइन नहीं होगा बेटा, जिसने मुझसे पूछा था मुझसे पूछ रहा हूं, ये डी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी? डी का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? बोलो ना। डी का मतलब क्या है? बोलो ना। डी का, वो पूछ के गायब हो गया, बोला हम नहीं बोल रहे सर, डिसअपियर। तो जब आप बोल रहे हो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आप बोल रहे हो, आप लिख रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है आप गायब होने का रेट ही तो बता रहे हो। जब गायब होना बोल रहे हो तो काहे को माइनस साइन लगाए? हाँ, आपने ऐसे लिखा होता रेट ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको बताना पड़ता एग्जामिनर को क्या कि भैया ये जो हाइड्रोजन का रेट है ये कम हो रहा, इसलिए आप लिखते 3 इंटू 10⁻⁴। पर आपने बोल दिया आरओडी, तब बोल रहे हो सर कम हो रहा है। जब बोल रहे हो कम हो रहा है तो काहे को माइनस साइन लगा रहे हो? मतलब अगर सिंपल रेट लिखते तो माइनस साइन लगाते। हमने आरओडी बोल दिया है, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है। जब जब कोई फिजिकल चीज नेगेटिव होता है वो अपने साथ एक संदेश लेके आता है, वो संदेश आपने शब्दों में लिख दिया तो काहे का नेगेटिव साइन? बच्चों अगर आप सबको समझ में आया है तो अगला सवाल आपके सामने हम लेके आए हैं। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। हिंट है, यहां 10 लीटर लिखा है, इसे भूलना नहीं। यहाँ पे आप सबको जो रेट निकालना है वो निकालना है मोल पर लीटर पर सेकंड में। सबसे बनना चाहिए, जब कभी रेट का सवाल आएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिए और फिर सॉल्व करिए, सवाल में कुछ नहीं है। बट ये सबसे पहले पूछो कि आखिर डाटा किसका दिया है। जो डाटा गिवन है वो किस चीज का डाटा गिवन है, वो समझ लिया तो सवाल आसानी से बन गया। डाटा गिवन किसका है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी वेरी गुड। सबसे पहले रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा। सबसे पहले रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा। जिनसे बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना समय समाप्त, अगला करना। ध्यान सुनना, आज सीखने का नियम है बेटा, एक सवाल आपको समय दूंगा, बन जाए, अप्रोच बन जाए तो अच्छा है। जब मैं बोलना शुरू कर दूं तो आप सुनो, नहीं लिखोगे किसी कीमत पे, चाहे आंसर आया चाहे नहीं आया इस पूरे चैप्टर में। जब मैं बोलूं तो आप सुनोगे, रूल है आज से, क्लियर? तो चलिए, अपने सामने ये सवाल है, 2a से बना 3b प्लस 4c, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंक्रीज बाय। वो कह रहा है कि बी के मोल इतने से बढ़ गए। कहीं ना कहीं सवाल हमें ये कह रहा इतने का चेंज है। अरे इतने से बढ़ना मतलब चेंज इतने का होना। कितने से बढ़ गए? 6 इंटू 10⁻³ कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, और 10 लीटर का कंटेनर है बेटा। सवाल हमें बी के बारे में चेंज इन मोल दे रखा है। किसका दे रखा है? बी का। कितना चेंज हुआ? 6 इंटू 10⁻³ ये बी का चेंज दे रखा है, राइट। समय दे रखा है 10 सेकंड, राइट। और हमें वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर। हम सबको पता है जो रेट होता है, जो बी प्रोडक्ट है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी होगा बेटा, उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब एन बाई वी। कंसंट्रेशन मतलब एन बाई वी। तो क्या लिखोगे आप? 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 10 इंटू 10 बराबर 6 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है रेट ऑफ अपीयरेंस, राइट। हमने अभी बी का रेट ऑफ अपीयरेंस लिख लिया, लेकिन सर आपने तो कहा था जब भी कभी रेट का सवाल आएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, तो लिख लेते हैं ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू RODA/2 बराबर ROAB/3 बराबर ROAC/4। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। इसमें हमें क्या पता है? सर हमें इसमें जो बी है, ROAB, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का डाटा पता है। हमें इसका डाटा पता है तो अपन क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। ये जो डाटा है
ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, अपॉन 3 रेट ऑफ रिएक्शन है। हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पता, हमें केवल बी का रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पता। क्लियर? हम किसका डाटा पुट करेंगे? अपीयरेंस का। देखो हमसे पूछा क्या है, फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड सी एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। एक तो अपन ने पता कर लिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी पता कर लिया। अब आते हैं सी पे। तो अपने को बी का अपीयरेंस का रेट पता चल चुका है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से ए और बी और सी के बीच में रिलेशन भी मिल गया। कैसे? सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाई 3 बराबर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बाई 4। क्या दिया है? अपीयरेंस ऑफ बी। क्या पूछा है? अपीयरेंस ऑफ सी। 4 को इधर भेज दो सर। क्या बन जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज इक्वल टू 4/3 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बोलो कितना है? 6 इंटू 10⁻⁵ सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा कॉमन से लगा के समझ जाना क्या लिखा है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, राइट? हाँ, हो सकता है क्लियर कट नहीं दिखे क्या लिखा है, तो समझ जाना क्या लिखा है। ऑलराइट बच्चों, हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, सेकंड पार्ट निकाल लिया। अब पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस पूछा है, तो किसी दो को इक्वेट कर दें, कर सकते हैं। बाकी दोनों पार्ट आप सब करेंगे, बाकी दोनों पार्ट आप सब करेंगे। बहुत ही आसान सवाल। जब कभी रेट का सवाल आएगा, सबसे पहले रेट ऑफ एक्सप्रेशन, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, फिर जो दिया है, जो पूछा है को इक्वेट कर देना, जो दिया है, जो पूछा है को इक्वेट कर देना। बहुत बढ़िया, आंसर आप सबके सामने है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी है फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी है सेकंड पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन है यहां नीचे दे रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन है 0.2 10⁻⁴, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सारा डाटा लिखा है, आप सबके सामने आंसर है। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा आपसे हो सकती है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या सबको सवाल क्लियर है? अरे वाह, बहुत बढ़िया अभिजीत सिंह, अभिजीत सिंह बहुत अच्छे बेटा, वेरी वेरी गुड। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। जब कभी रेट का सवाल आएगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। जब कभी रेट का सवाल आएगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। बिल्कुल आराम से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें बहुत होती है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है बेटा। सबसे पहले जिस बच्चे ने आंसर दिया सही, उसका नाम है यश राज। हिंट दे रहा हूं, अरे 1.5 को अपन 3/2 लिख दे क्या? 1.5 को 3/2 लिख दे क्या? 1.5 को 3/2 लिख दे क्या? बहुत बढ़िया, अरे वाह। चलो मैं आपको सवाल सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप सब ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए ध्यान से सुनेंगे जो मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत अच्छे सुनिए ना। सर ने कहा था जब भी कभी रेट का सवाल आएगा, बोलो मेरे साथ एक बार, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। अरे सवाल खत्म हो गया यार, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलो सर लिख लेते हैं, आर ओ आर बराबर आर ओ डी। बोलो एक बार प्लीज, जहां बैठे हो बोलो, बोलते बोलते चीज याद होती, सही कह रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, यहां बच्चे शब्दों को नहीं बोलते, दिमाग में सेट नहीं होता, दिमाग में सेट नहीं होता, सवाल समझ में नहीं आता। बोलो
आर ओ आर बराबर आर ओ डी ए बाई ए बराबर आर ओ डी बी बाई बी बराबर आर ओ ए सी बाई सी। चाहे ऐसे लिखो क्योंकि डी ए बाई डी टी दे रखा है, वैसे लिख लेते हैं। जिस भाषा में सवाल दिया है उसी भाषा में लिख लेते हैं, थोड़ा फील आएगा। 1 बाई ए इंटू माइनस डी ए बाई डी टी बराबर 1 बाई बी इंटू माइनस डी बी बाई डी टी बराबर 1 बाई सी इंटू डी सी बाई डी टी। बोलो हाँ या ना बच्चों। वो जो अपने को डाटा दे रखा है उससे कंपेयर करते हैं, अपने को जो डाटा दे रखा है उससे कंपेयर कर रहे हैं। लिखा है माइनस, मैं आपको समझा रहा हूं तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये ओरली होता है, ओरली आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं मैं, वरना सवाल देख के होता है। माइनस डी बाई डी टी जो दिया है वो लिख रहा हूं, इक्वल टू 2 इंटू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1.5 को लिख देता हूं मैं 3 बाई 2 इंटू डी सी बाई डी टी। बोलो हाँ या ना। अब कंपेयर करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा, यहां लिखा 1 बाई 1, ये जो स्टोइशियोमेट्री है अपन इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। 1 बाई बी बराबर 2, 1 बाई सी बराबर 3 बाई 2, 1 बाई ए बराबर 1। ऐसा नहीं लग रहा ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है हाफ, ऐसा नहीं लग रहा सी की वैल्यू है, बोलो कितनी, सी की वैल्यू कितनी 2 बाई 3। अरे ए बी सी आ गया, सवाल खत्म हो गया। 1 is to half is to 2 by 3, 3 दूना 6, 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 6 is to 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, ऐसा सोचो। हेलो, तो 6 is to बोलो, 3 is to बोलो 4, एंड द करेक्ट आंसर इज 6 is to 3 is to 4। एक बार चेक कर लेना, 6 is to 3 is to 4, 6 is to 3 is to 4। देखो कितनी आसानी से अपन ने सवाल सॉल्व कर लिया। एक और लंबा मेथड बताऊं क्या, एक बिग मेथड बताऊं क्या? हाँ एक और, अरे बता देता हूँ, देखो तो सही, ताकि हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक किया हो, ऐसे भी सोचे। अरे सुन तो लो यार, सुनने में क्या जा रहा है, जितनी बातें सुनेंगे उतना दिमाग में स्ट्राइक। हाँ मुझे पता आप नहीं सुनना चाहते, फिर भी सुनो, राइट सुनो। थोड़ा बड़ा मेथड है, आपको समझ में आएगा। हाँ कितना बढ़िया था वो, देखो ना। माइनस डी बाई डी टी, हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लिया। माइनस डी बाई डी टी को लिख दिया अपन ने ए बाई बी माइनस डी बाई डी टी। अब कंपेयर किया, इसका मतलब अपन यहां से समझ सकते हैं जो ए बाई बी है उसकी वैल्यू कितनी है 2, ए बाई बी की वैल्यू कितनी है 2, राइट। उसी प्रकार से हमने माइनस डी बाई डी टी और डी सी बाई डी टी को कंपेयर किया, तो ए को उधर भेज दिया ए बाई सी, मतलब अपन समझ सकते हैं ए बाई सी को लिख लिया अपन ने कितना 1.5। अब बन चुकी अपने पास दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर रेशियो निकालेंगे, आएगा 6:3:4। ऑलराइट, फिर से वही बात, जब कभी रेट का सवाल आएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर, अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। If the reaction 2NO2 gives 2NO plus O2, the rate of formation of NO is 6 ग्राम पर मिनट। हमें किसका रेट दे रखा है, NO का, पर किस में दिया है, ग्राम में, ग्राम में दिया है। हमसे पूछा है रेट ऑफ डिसिपेशन O2, मान लो सवाल अपने से ग्राम में पूछा है, दिया भी डाटा ग्राम का है और पूछा भी ग्राम का है, ठीक है। दिया भी डाटा ग्राम का है, पूछा भी अपने से ग्राम में है। चलो दिमाग लगाओ, फिर मैं करता हूं। मैंने आपको फॉर्मूला हालांकि पहले ही बता दिया, तो दिमाग लगाने का काम ही नहीं होता, फिर भी मैंने बच्चों से कहा दिमाग लगाओ, बच्चे अपने घुटने छू रहे थे। मैंने बच्चों से कहा दिमाग लगाओ, बच्चे अपने घुटने छू रहे थे। कुछ तो तलवे खुजला रहे थे। मैंने कहा दिमाग लगाओ, तो कुछ घुटने छू रहे थे, कुछ तलवे खुजला रहे थे और दिमाग लगा रहे थे। ऑलराइट, चलिए, तो बेहद ही आसान सवाल है। कैसे करना है मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। आप सबने अटेम्प्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। इस चैप्टर का रूल है, बोलो क्या, जब मैं बोलूंगा तो केवल मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, आपको लिखना नहीं, आपको बोलना नहीं, ठीक। जब मैं बोलूं बोलो तभी बोलना है। ऑलराइट, अपने सामने एक रिएक्शन है। सर ने तो कहा था जब भी रेट का सवाल आएगा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर RODNO2 बोलो बाई 2 बराबर बोलो ROANO बाई
2 बराबर बोलो ROA O2/1। ये फॉर्मूला कब लगेगा सर? ये तब लगता है जब मोल में दिया होता है रेट, मोल पर लीटर में दिया होता है रेट। आज किस में दिया है सर? आज तो दिया ग्राम में है। तो कौन सा लगेगा सर? नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी तो आएगा, नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी तो आएगा। सही बात है। चलो देखते हैं किसका डाटा दिया है, किसका पूछा है। सर हमें डाटा NO का दिया, ठीक है। हमसे पूछा NO2 है, ठीक है। बाकी दुनिया भूल जाओ, दोनों पकड़ के ले आओ। मतलब हम लिख लेते हैं RODNO2/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2 बराबर ROANO/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO। अब आपको यार मॉलिक्यूलर वेट तो लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने के पहले आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। चलो एक बार वैल्यू लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। एक बार सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यार NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कोई बताएगा? NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 46। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। बताओ NO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? NO का 2 इंटू 30। अरे वाह यार, बहुत टैलेंटेड है आप सब। बच्चों मुझे एक सवाल का जवाब देना, जो आपसे पूछ रहा हूं बस उतना ही जवाब देना, राइट। ये हरा हरा पूरा, इसकी यूनिट क्या है? ये जो हरा हरा है पूरा, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट। ये जो हरा हरा है पूरा, इसकी यूनिट क्या है? बोलो पूरे की यूनिट क्या है? सर पूरे की यूनिट है मोल। आधा बच्चा लिख रहा था ग्राम, अरे एक बच्चा लिखा है, नाम नहीं पढ़ पाया मैं, चला गया। उसने लिखा है ग्राम। ओ भैया, जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो काहे का ग्राम? जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो काहे का ग्राम? ये पूरा का पूरा क्या है? मोल। लेकिन अब मैं जिसे बना रहा हूं दूसरे कलर से, लेट से पीला पीला, ये जो आपको पीला पीला नजर आ रहा, पीला पीला केवल, बताओ इसकी यूनिट क्या है? बोलो बेटा, इसकी यूनिट क्या है? पीले पीले की, पीले पीले की यूनिट क्या है? पीले पीले की यूनिट क्या है? हाँ, इसकी यूनिट है ग्राम पर मिनट। अपने को किस में निकालना है सर? ग्राम में। ऑलराइट, चलो निकालते हैं। तो अपने को निकालना ग्राम में, सर लिख देंगे RODNO2 बराबर 2 इंटू 46 इंटू 6/2 इंटू 30, 6 5 जा 30, 2 2 से कैंसिल होगा, 9.2 ग्राम पर मिनट। कितना आसान था यार, आप सबसे बन गया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। सर आप तो अब सवाल दो, सर देखना कैसे करते हैं। अरे बोलो, क्या बात, बहुत बढ़िया। कुशल मंगल, कहाँ खो जाते हो कुशल? सब कुछ कुशल मंगल तो है। आप सब सीख रहे होंगे, हर सवाल से सीखते चलो। अगले सवाल को बिल्कुल सही जवाब देना है, ये खुद से वादा करते रहो। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। A gives and B, डायग्राम बना रखा है, ग्राफ बना रखा है। आपको ग्राफ से डर लगता है इसीलिए बना रखा है, बाकी सवाल बहुत सिंपल है। ग्राफ को देखोगे समझ में आएगा। ऊपर से नीचे गिरता हुआ रिएक्टेंट, जीवन के साथ समय के साथ बढ़ता हुआ प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 0.6, एक सेकंड के बाद 0.5, प्रोडक्ट की इनिशियल 0, फाइनल 0.3। हम सब प्रोडक्ट की तरह हैं जो जीवन के साथ आगे बढ़ते चलते हैं। बढ़ते चलो, यही प्रोडक्ट सिखाता है। बच्चों कितना आसान है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी निकालो, फिर रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, जवाब आपके सामने होगा। सर ने तो कहा था रेट का सवाल आएगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। सर ने तो कहा था जब कभी रेट का सवाल आएगा, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। वैल्यू निकालो, आंसर पाओ। जिस बच्चे ने इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब दिया, उस बच्चे का नाम है सुमन कुमार। सुमन ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले बिल्कुल सही दिया। सुमन बेटा सॉल्व तो किया था? ऑलराइट, बिल्कुल सॉल्व किया था, मुझे पूरा यकीन है। और आप सबके सामने आंसर है सवाल का 0.1, 0.3 एंड n इक्वल टू 3। 0.1, 0.3 एंड n इक्वल टू 3। इज दिस क्लियर? चलिए, अभी हमने जितनी बात करी बेटा, अभी हमने सारी बात करी रेट की।
मैंने आपको रेट का मतलब बताया, रेट कितने टाइप का होता है ये बताया, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन बताया, कैसे कैसे लिखा जाता है ये बताया, कभी ग्राम में दिया हो कभी यूनिट का खेल हो तो कैसे करना वो बताया। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलो अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में चलते हैं। अरे चले क्या, चलो अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में चलते हैं। चले क्या बेटा, चले क्या, चलो अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में चलते हैं। हमारी अमोनिया की फैक्ट्री में बन रही थी यार, अमोनिया की फैक्ट्री में क्या बनेगा, अमोनिया की फैक्ट्री में क्या बनेगा, अमोनिया। हमारी अमोनिया की फैक्ट्री इमेजिन करो चल रही थी, अमोनिया बन रहा था, हर घंटे हम 100 किलो अमोनिया बना के बाजार में बेच रहे थे। अचानक से मार्केट से डिमांड आ गई, बोले भैया अपने को 1 घंटे में 500 किलो अमोनिया चाहिए। हमारा अभी जो सप्लाई था वो 100 केजी अमोनिया पर आर का था, अचानक से डिमांड आ गया 500 केजी अमोनिया पर आर का। हमने सोचा करे तो करे क्या यार, 100 किलो बन रहा था, 500 किलो बनाना है, क्या करें, ज्यादा लोगों को लगाएं कि कुछ और करें, कैसे अमोनिया ज्यादा बनाएं। ये समझाने के लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है रेट लॉ। ठीक, तो इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन है, मुझे आपका ध्यान चाहिए। इमेजिन करो हमारे सामने एक रिएक्शन है, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। क्लियर बच्चों, रिएक्टेंट ना होता, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता। बोलो, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन ना होता, कुछ समय के साथ बदला ना होता, रेट ना होता, रेट ऑफ रिएक्शन ना होता, अरे काइनेटिक्स भी तो ना होता। रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, तो रेट ना होता, तो रेट ऑफ रिएक्शन ना होता, तो काइनेटिक्स ना होता। मतलब अगर किसी रिएक्शन का रेट है, अगर किसी रिएक्शन का रेट है तो वो इसीलिए है क्योंकि रिएक्टेंट है। अगर रिएक्टेंट ना होता तो रेट भी तो ना होता। मतलब एक बात तो पक्की है, रिएक्शन का जो रेट होता है, किसका रेट, रिएक्टेंट का नहीं, प्रोडक्ट का नहीं, रिएक्शन का। एक बात तो पक्की है, ये जो रिएक्शन का रेट होता है, एक बात तो पक्की है, ये जो रिएक्शन का रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। हमारी वो जो अमोनिया की फैक्ट्री थी जिसमें अमोनिया बन रहा था, हमने सोचा यार ये जो अमोनिया बन रहा है, ये जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का रेट है। समझते हैं इस रिएक्शन का जो रेट है डिपेंड किस पे कर रहा भाई, 100 किलो से 500 किलो अमोनिया बनाना है तो रेट ही तो बढ़ाना है। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि रेट डिपेंड किस पे करता है। तो आपको मेरी बात याद आई, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, तो रेट ना होता, तो रिएक्शन ना होता, तो सारी कहानी ना होती। आपने कहा सर रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू N2 ही एंड H2। मैंने कहा अच्छा, मतलब इस रिएक्शन का जो रेट है वो N2 की कंसंट्रेशन और H2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सही बात है, तो हम समझ गए अच्छा, मतलब अगर रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है तो कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। अगर फैक्ट्री में अमोनिया ज्यादा बनाना है तो हम समझ गए कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। हमने बाजार में ऑर्डर दे दिया, भैया 1000 किलो नाइट्रोजन लेके आओ, 1000 किलो हाइड्रोजन लेके आओ। आ गया, हमने नाइट्रोजन मिला दिया टैंक में 1000 किलो, हमने हाइड्रोजन मिला दिया 1000 किलो। पता चला कि कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया लेकिन जो रेट है वो आज भी 100 केजी अमोनिया पर आर है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई सर, आपने हमें पूरी बात नहीं बताई थी। आपने कहा था कि जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो सर हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का प्रोपोर्शनल सोचा तो रिएक्टेंट ले आके मिला दिए, बदलना चाहिए, नहीं बदला। बेटा पूरी बात तो सुन लेते, पूरी बात क्या थी, रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, तो रिएक्शन ना होता, तो रेट ना होता, तो काइनेटिक्स भी ना होता। रेट है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना बच्चों, तो वहां पे एक वर्ड आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप लिख देते हो ए प्रोपोर्शनल टू बी, तो वास्तव में प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पावर 1 जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ देखो ए की पावर 1 लिखी है, बच्चा कहता है सर कहाँ लिखी है, अरे 1 नहीं लिखते ना यार, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना यार। मतलब आपने जब ये कह दिया रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो बच्चों बातों बातों में आपने ये कह दिया कि ए की पावर 1 है, बी की पावर 1 है, मतलब वो ए और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
मतलब अगर हमने ये कह दिया कि जो रेट है वो N2 की पावर 1 और H2 की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, तो आप इसका यही मतलब निकालोगे कि N2 करेंगे दुगना तो रेट होगा दुगना, H2 करेंगे दुगना तो रेट होगा दुगना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस रिएक्शन का जो रेट है इसका एक करेक्ट फॉर्म पता करना होगा। आपको पता करना होगा कि इस रिएक्शन का जो रेट होता है सच में किस रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करता है, सच में किस रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इस रिएक्शन का जो रेट है किस रिएक्टेंट पर कैसे डिपेंड करता है। हमने उसके लिए किया एक्सपेरिमेंट। क्या किया? एक्सपेरिमेंट। हमारी जो अमोनिया की फैक्ट्री थी, एक बार हम N2 को दुगना किए। एक N2 का सिलेंडर है, एक H2 का सिलेंडर है। हमने एक बार N2 के सिलेंडर में N2 की कंसंट्रेशन को दुगना किया। हमने जैसे ही N2 की कंसंट्रेशन को दुगना किया बेटा, तो हमें पता चला कि जो रेट है जितना पहले था उतना ही है। अरे यार, रेट जितना पहले था उतना ही है, मतलब कंसंट्रेशन को दुगना किया, कंसंट्रेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन फिर भी रेट नहीं बदला। हम समझ गए अरे यार सर N2 से कुछ नहीं होने वाला, जो रेट है वो N2 पे डिपेंड नहीं करता, मतलब N2 की पावर 0। आज हम N2 की पावर 0 लगा पाए क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके समझ पाए कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के बदलने से रेट नहीं बदलता है बच्चों। इसी प्रकार से हमने अगला एक्सपेरिमेंट किया हाइड्रोजन पे। जैसे हमने हाइड्रोजन पे एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि जैसे हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को दुगना किया तो रेट हो गया 4 गुना। दुगना करने पे रेट हो गया 4 गुना, हम समझ गए पावर है 2। क्यों? जब दुगना करोगे 2 की पावर 2 4। मतलब अगर आपको कंसंट्रेशन दुगना किया तो आप तुरंत समझ गए कितना हो गया 4। मैं कहना क्या चाहता हूं, हाँ ये सच्चाई है कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेज टू सम पावर होता है। रेज टू सम पावर होता है, रेज टू सम पावर होता है, रेज टू सम पावर होता है। मतलब आज N2 का स्टोइशियोमेट्री है 1, आज H2 का स्टोइशियोमेट्री है 3। अगर यही होता तो मैंने रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा होता N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर 3, लेकिन यहाँ 1 3 नहीं, यहाँ तो 0 और 2 है। ये जो हमने पावर लिखी 0 और 2, जो हमें प्रोपोर्शनैलिटी को बताता है, बच्चों आप मुझे बताओ ये हमने अपने मन से लिखा कि एक्सपेरिमेंट करके लिखा? ये हमने अपने मन से लिखा कि एक्सपेरिमेंट करके लिखा? आप सब बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो सर, हमने एक्सपेरिमेंट करके लिखा। ये जो एक्सपेरिमेंट करके रिएक्शन का रेट लिखा जाता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर आता है, बच्चों सुनिएगा, ये जो एक्सपेरिमेंट करके लिखा जाता है, ये जो एक्सपेरिमेंट करके रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर आता है, अरे बच्चों यही तो रेट लॉ कहलाता है। अरे बच्चों यही तो रेट लॉ कहलाता है। अच्छा रेट लॉ है क्या? रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका है। सर अभी कुछ देर पहले भी तो हम लिख रहे थे, हाँ वो भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो सर दोनों में अंतर क्या है? अरे वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में था, किसी एक का रेट पता था तो पूरी रिएक्शन का लिखते थे। आज हम पूरी रिएक्शन का रेट केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं, एक्सपेरिमेंट करके लिख रहे हैं, अपने मन से नहीं एक्सपेरिमेंट करके लिख रहे। अच्छा तो किसी रिएक्शन का जब हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे तो एक्सपेरिमेंट करके लिखेंगे? बिल्कुल। सर यार आपने हमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, मैंने कहा हाँ पढ़ाया था। सर आप तो हमें ऐसा बताते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, मान लो यही रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। सर आप हमें वहां ऐसे बताते थे, किसी एक की बात लेते फॉरवर्ड की, आप वहां हमें ऐसे बताते थे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए होगा, प्रोपोर्शनल टू बी की पावर बी होगा। मैंने कहा सही बात है। सर आप हमें उस समय ये बताते थे और आज यहाँ एक्स और वाई बता रहे, ऐसा क्यों? बेटा उस समय जो बताते थे वो लोमा था। ये जो लोमा होता है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है, और कुछ केसेस में जो चैप्टर के बाद में आएगा, कुछ केसेस में ये सही भी लगता है। लेकिन जो लोमा है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और मात्र कुछ केसेस में ही वो अप्लाई होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज रेट लॉ, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है,
ये भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। बस फर्क इतना है, ये मनगढ़ंत कहानियों पे आधारित नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। यहां सारी की सारी बातें एक्सपेरिमेंटल होती हैं। बच्चों, ये जो आपके सामने लिखा है यही है रेट लॉ। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट इज रेट लॉ? रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, यही रेट लॉ होता है। हाँ, ये मनगढ़ंत कहानियों पे आधारित नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। एक बच्चा मुझसे कहता है सर, हमारी वो जो अमोनिया की फैक्ट्री थी, मैंने कहा सर मान लीजिए उसका रेट हमें पता चलता है R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर, मान लीजिए सर। मैंने कहा ठीक है सर, ये पावर हमें क्या बताता है? मैंने कहा खुद से पूछो ना क्या बताता है, क्या फील करते हो आप पावर से? सर पावर से हम लोग फील करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब ये जो पावर है, ये जो एक्स और वाई है, इनका फील क्या है? सर इनका फील है प्रोपोर्शनैलिटी। क्या फील है इनका? प्रोपोर्शनैलिटी। ये हमें प्रोपोर्शनैलिटी को बताते हैं, ये बताते हैं कि जो रेट है उस फला रिएक्टेंट से कितना प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है कि इंडिपेंडेंट है कि क्या है एंड क्या है। जैसे यहां पावर 0 है सर, N2 की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, दुगना कर दो तिगना कर दो, बाजार से 10,000 किलो ले लो, अमोनिया 100 किलो बनेगा। मतलब इमेजिन करो आप मेरी अमोनिया की फैक्ट्री में क्वालिटी इंजीनियर हो, इमेजिन करो। तो मैंने कहा अरे यार 1,000 किलो अमोनिया नाइट्रोजन मंगवा लें क्या? सर नाइट्रोजन से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? सर नाइट्रोजन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा। अच्छा, नाइट्रोजन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा तो बाजार से नाइट्रोजन खरीदने में दिमाग न लगाओ, क्योंकि उससे अमोनिया 500 किलो नहीं बनने वाला। इज दिस क्लियर? हमने आपको बताया ये पावर का फील क्या है, ये पावर हमें बताता क्या है। एक्चुअल में जब हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो इसी पावर को एक टेक्निकल नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। बच्चों, आगे बढ़ने के पहले एक बात आपको बता दूं, जो लोमा है वो एक थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, लेकिन जो रेट लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल कांसेप्ट है। इसीलिए जो रेट लॉ है वो लोमा से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, कहीं ज्यादा सही माना जाता है। ठीक है, जैसा हमने आज रेट कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखा है, इन द सेम वे हम किसी भी रिएक्शन का जो रेट लॉ है, रेट प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर एक्स इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर वाई भी लिख सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट। ये जो पावर होती है इनके लिए एक स्पेशल सा नाम होता है जिसे बोलते हैं ऑर्डर। जैसे हमारे सामने ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट लॉ हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? R प्रोपोर्शनल टू A की पावर x इंटू B की पावर y, राइट? ये जो x है ना बच्चों, जिसे अभी आपने पावर को प्रोपोर्शनलिटी फील किया था, उसे अपन बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो मैं x को बोलूंगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, मैं y को बोलूंगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। क्लियर? x का मतलब है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, y का मतलब है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। ऑब्वियस सी बात है, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो पावर है, इसका फील है, इसका फील है ऑर्डर। हम लोग इसे ऑर्डर बोलेंगे, लेकिन जब कभी आपको लगे सब फील नहीं आ रहा ऑर्डर से, तो अपने आप से सोचना अरे प्रोपोर्शनैलिटी है, सोचो ना यार। क्लियर? तो इसे अपन बोलते हैं ऑर्डर। बच्चों, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो पावर एक्स और वाई है, ये हमने अपने मन से लगाई कि एक्सपेरिमेंट करके लगाई? बच्चों, ये जो पावर एक्स और वाई है, ये हमने अपने मन से लगाई कि एक्सपेरिमेंट करके लगाई? ये हमने अपने मन से लगाई कि एक्सपेरिमेंट करके लगाई? सर एक्सपेरिमेंट करके लगाई। ऑलराइट, तो एक्सपेरिमेंटल है एक्स, एक्सपेरिमेंटल है वाई, तो जो ऑर्डर है वो मनगढ़ंत कहानी पे आधारित है कि एक्सपेरिमेंटल है? जो ऑर्डर है वो मनगढ़ंत कहानी पे आधारित है कि एक्सपेरिमेंटल है? बोलो। वो एक्सपेरिमेंटल है कि सर जब सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है तो वो भी एक्सपेरिमेंटल है ना? अच्छी बताओ, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे हम वो अमोनिया वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 आए, क्या कोई जरूरी है 0 आए? R प्रोपोर्शनल टू H2 की पावर 1 आए, क्या कोई जरूरी है 1 आए? नहीं जरूरी है। वो तो डिपेंड करता है, रिएक्शन का स्वभाव है कि भैया उसका रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। क्या जरूरी है कि 0 आए? कोई जरूरी नहीं। क्या जरूरी है कि 1 आए? कोई जरूरी नहीं। ये जो पावर आ रही है, ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, हाफ हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या हो सकता है? क्या ये 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है? अरे बोलो ना। बिल्कुल। यानी कि आप सब फील करते हैं, आप सब मानते हैं कि सर ये जो ऑर्डर है ये कुछ भी हो सकता है। सर ये 0 हो सकता है, सर ये पॉजिटिव हो सकता है, सर ये फ्रैक्शनल हो सकता है। अब जो मैं कहने वाला हूं बड़ा चौंकाने वाला, ध्यान से सुनना, सर वो निगेटिव भी हो सकता है? जी हाँ। ऑर्डर
listen carefully, order with respect to any reactant or any product, किसी रिएक्टेंट या किसी प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में कैन बी नेगेटिव बट overall order कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने आपको समझाया कि बेटा ये जो ऑर्डर है, जो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, जो हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो जीरो हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, वो फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर मतलब जो एन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सर कैसे? सर फील कराओ सर। ऑलराइट, ऐसे समझो बेटा, सुनो, निगेटिव को पहले फील करते हैं, ठीक। आपने कहा आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1, मतलब क्या है? मतलब ये सर ए को दुगुना तो आर दुगुना, ए दुगुना तो रेट दुगुना। क्लियर। आपने कहा आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 2, सर ए को दुगुना तो रेट होगा 4 गुना। बोलो क्लियर। मैंने कहा आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर -1, इसका फील क्या है? सर इसका फील ये है सर, इसको करेंगे दुगुना तो रेट होगा आधा गुना, इसको करेंगे दुगुना तो रेट होगा आधा गुना। बोलो, इसको करेंगे दुगुना तो रेट होगा आधा गुना। कंफर्म? कोई डाउट यहां तक? इसको करेंगे दुगुना तो रेट होगा आधा गुना। कोई डाउट यहां तक? नहीं। मतलब निगेटिव का फील ये है कि उसकी कंसंट्रेशन से रेट घट जाता है, क्लियर? ऑलराइट, अब सुनना ध्यान से। इमेजिन करो हमारे पास एक रिएक्शन है, और उसका जो ओवरऑल ऑर्डर आता है वो आता है -1। इमेजिन करो पल भर के लिए, इसका ओवरऑल ऑर्डर -1 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर आप इसमें कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो रेट घट जाएगा। इमेजिन करो वो सिचुएशन जब एक ए था, मात्र एक ए था। इसका फील ये है कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो रेट घटेगा, रिएक्टेंट मात्र एक था, प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब रेट बढ़ेगा, जब रेट कुछ आएगा। उसका तो रेट जो है वो निगेटिव है, उसका तो रेट जो है वो घटता है। तो समझो आपने और रिएक्टेंट मिलाया तो ये प्रोडक्ट बनने के पहले इसका रेट और घट रहा, मतलब रिएक्शन आगे जा ही नहीं रही। हेलो, अगर इसका ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होता का मतलब क्या है? रेट घट रहा है। तो पहली बार जब रिएक्टेंट रहा होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रेट तो होना चाहिए ना कुछ यार, लेकिन आप तो उसका रेट घटता है। तो जब बढ़ाओगे तो घटेगा, जब घटेगा तो आगे तो जाएगा नहीं, जब आगे जाएगा रिएक्शन होगी नहीं। मतलब किसी एक के रिस्पेक्ट में तो निगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ही नहीं। ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव होने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना ही नहीं। मैं आपको जब मैकेनिज्म कराऊंगा तो एक सवाल ऐसा कराऊंगा, देखना, जहां का ऑर्डर निगेटिव आएगा किसी एक के रिस्पेक्ट। मतलब जहन में ये आपके क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे बस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर जब हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टेंट आता है। मैं आगे बढ़ने के पहले आपको पहले ही बता दूं, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में केवल रिएक्टेंट हमारे सिलेबस में आता है। मतलब हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है। सच्चाई होती क्या है, जब आप रेट लॉ लिखते हो तो आओ ना शुरू वाली डेफिनेशन। रेट लॉ का मतलब क्या होता है? सर रेट लॉ का मतलब है एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन जो हमें यह बताता है कि रिएक्शन का रेट किस किस पे डिपेंड करता है। रिएक्शन का रेट अक्सर रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन का रेट किसी और पे डिपेंड नहीं करता। कभी कभी प्रोडक्ट की वजह से भी रिएक्शन का रेट बदलता है, इसीलिए उस रेट लॉ के एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट आता है। अरे बच्चों, कभी कभी हद हो जाती है जब कैटलिस्ट भी आता है, रिएक्शन का रेट उस पर भी डिपेंड करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने सिलेबस को ध्यान रखो और थ्योरी भी ध्यान रखो। क्या? कि
कि रेट लॉ के एक्सप्रेशन में क्या केवल रिएक्टेंट आता है? नहीं, कभी प्रोडक्ट भी आता है। आता कौन? अरे जो जो रिएक्शन के रेट को बदल सकता है वो सब आता है। जो जो रिएक्शन के रेट को बदल सकता है वो सब आता है। नियम ये नहीं केवल रिएक्टेंट आता है। क्लियर? रेट लॉ है क्या? रेट लॉ रिएक्शन के रेट लिखने का एक्सपेरिमेंटल तरीका है बच्चों। मान लेते हैं हमारे सामने रिएक्शन, हाँ ठीक है, मुझे इसका रेट लॉ लिखना है, हाँ ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल टू, बोलो जरा एक बार, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। बोलो ना, बोलो ना, आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, चलेगा? बोलो चलेगा? चलेगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या कांस्टेंट लगाएंगे? लगाएंगे। ये जो कांस्टेंट होता है, अभी तक मैंने कभी भी प्रोपोर्शनलिटी नहीं हटाया, पर प्रोपोर्शनलिटी लगा के तो काम नहीं चलेगा ना। जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं बच्चों, ये जो कांस्टेंट होता है इसका नाम होता है रेट कांस्टेंट। स्वाभाविक सी बात है, रेट लॉ है तो कांस्टेंट का नाम रेट कांस्टेंट। रेट को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं, हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, इसीलिए रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सर रेट लॉ का एक्सप्रेशन है तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं, समझ में आता है। रेट को हम लोग वेलोसिटी भी बोलते हैं तो वेलोसिटी का, सर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है? बच्चों जब कभी स्पेसिफिक वर्ड लग जाता है तो समझ जाओ चीजें यूनिटरी में है। मैंने आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक हीट, याद है? तो स्पेसिफिक हीट डिफाइन होती है 1 ग्राम की। चाहे कभी भी स्पेसिफिक लग जाए, चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाए, चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाए, हमारे सिलेबस में या इन जनरल जब जब स्पेसिफिक आता है, एक्सेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी को छोड़ के, जब जब स्पेसिफिक आता है एक्सेप्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी को छोड़ के, उसका मतलब चीजें वहां पे यूनिटी में है। मतलब हमारे सामने जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन था इस फला रिएक्शन के लिए, R बराबर K इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई था। हमने सभी कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, यूनिटी ले लिया। जैसे ही यूनिटी ले लिया ये बन गया स्पेसिफिक। क्या बन गया? स्पेसिफिक। मतलब जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को 1 ले लिया, रेट बराबर रेट कांस्टेंट हो गया, इसीलिए कहते हैं दिस इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट है तो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और जब यूनिटी है तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। जब कभी चीजें यूनिटी में होती हैं तो वहां पे स्पेसिफिक बोलते हैं बच्चों। हमारे सामने एक कांस्टेंट आ चुका है जिसका नाम है रेट कांस्टेंट। ऐसा ही कांस्टेंट आज से कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में, दोनों में फर्क है। आज ये जो रेट कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है केवल 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 टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर और खुद रिएक्शन पर। अगर आपको याद हो, हमने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ गिवन रिएक्शन इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। याद है क्या कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर, कैटलिस्ट पर और रिएक्शन खुद पे तो डिपेंड करता है, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन दुगना कर दो, तिगुना कर दो, चारगुना कर दो, कुछ भी कर दो, बर्तन बदल दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं बदलता। मतलब याद करने के लिए ऐसे याद करो, बिल्कुल के जैसा है, बस फर्क इतना है कि जो के है वो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको चैप्टर के आखिरी सेक्शन में बताऊंगा, जब फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट कांस्टेंट बताऊंगा। अभी फिलहाल आप याद करो ऐसा होता है। मैं कितना भी बच्चों को बता दूं, बेटा बर्तन के बदलने से, कंसंट्रेशन के बदलने से, हवा के बदलने से, फिजाओं के बदलने से रेट कांस्टेंट नहीं बदलता। देखना जब आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे आप मुझसे पक्का डाउट पूछोगे। याद कर लो, दिमाग में अभी सेट कर लो, इसकी वजह मैं डिटेल में चैप्टर के आखिरी सेक्शन में कोलिजन थ्योरी की बात बताऊंगा। अभी फिलहाल याद कर लो, क्या याद कर लो कि सर जो रेट कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, और इसी रेट कांस्टेंट से मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी वजह दूंगा। आपको याद हो हमने कहा था जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? उसकी वजह भी यहां मिलेगी, क्योंकि वो भी इसी केस से तो आया था यार। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर केएफ अपॉन केवी था कि नहीं है? तो इसी केएफ और केवी में ही छुपा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जवाब, जो हम चैप्टर के आखिरी सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल याद कर लो ऐसा होता है। बच्चों सो रहे हो क्या? हेलो, हमने बात करी रेट लॉ क्या होता है। ऑलराइट, रेट लॉ में जो पावर होता है उसका फील क्या होता है। ऑलराइट, वो जो पावर होता है उसका फील क्या होता है, उसे ऑर्डर कहते हैं। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। बच्चे एक बात बताओ, ये जो रेट कांस्टेंट है दैट इज आर बराबर, इधर लौटते हैं,
R बराबर K इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। आपसे पूछ रहा हूं मैं, जवाब देना। ये रेट की यूनिट क्या होती है? रेट की यूनिट मोल पर लीटर, बोलो ना। रेट की यूनिट, बोलो, रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। ये ए क्या है? व्हाट इज दिस? ब्रैकेट में लिखा ए है क्या? ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए। बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ऑलराइट, ऐसा करते हैं, अपने को इसकी यूनिट पता है, इसकी यूनिट पता, इसकी यूनिट पता, रेट कांस्टेंट की यूनिट ना निकाल लेते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल लेते हैं। बच्चों सुनिएगा, इन जनरल किसी भी रिएक्शन के लिए मैं R बराबर K इंटू ए की पावर n लिख दूं, चलेगा? R बराबर K इंटू ए की पावर n लिख दूं, चलेगा? बोलो चलेगा, दौड़ेगा। रेट की यूनिट आपको सबको पता है, C बाई टी। भाई ये यूनिट से मतलब, मुझे यूनिट से मतलब, किससे मतलब है? यूनिट से। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी रेट अपॉन कंसंट्रेशन। ये रेट है, ये कंसंट्रेशन। तो जो रेट है उसकी यूनिट है मोल पर लीटर, ये भी है मोल। इसे मैं सिंपलीफाई में ऐसे लिखता हूं, C मोल पर लीटर, C बाई C की पावर n। n क्यों? अरे ऑर्डर कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 1.5 होगा, कभी 2.5 होगा, कभी कुछ होगा। C अपॉन C की पावर 1, C की पावर n इंटू टाइम इनवर्स। सही है क्या? ये ऊपर जाएगा तो C की पावर 1 माइनस n, ये ऊपर जाएगा तो C की पावर 1 माइनस n इंटू टी इनवर्स। बच्चों हमारे सामने रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। मैं सही बताऊं, जब हम केमिकल काइनेटिक्स के सवाल करेंगे ना, तो सवाल इतने आसान होते हैं, अपने को बस फॉर्मूला लगाना होता, आंसर आता है। लेकिन फॉर्मूला लगाने के लिए अपने को पता करना पड़ता है कि भैया रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। रिएक्शन के ऑर्डर पता करने के कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के हम लोग रिएक्शन का ऑर्डर पता करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान लो जीरो ऑर्डर होता। अगर जीरो ऑर्डर होता तो इसकी यूनिट क्या होती? मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम पर सेकंड मान लो। तो किसी सवाल में ऑर्डर वॉर्डर नहीं लिखा है, अपने को बस रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, हमें समझना पड़ता अच्छा रेट कांस्टेंट ये है, मतलब जीरो ऑर्डर मतलब फॉर्मूला लगेगा। तो कभी कभी लिखा होता है पर सेकंड पर मिनट, तो हम समझ जाते हैं यार ये फर्स्ट ऑर्डर है, फॉर्मूला फर्स्ट हो जाएगा। रेट कांस्टेंट की यूनिट इसीलिए आपको बताई और सिखाई जाती है ताकि आगे चल के हम सवालों में ऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन कर पाए। और जब तक ऑर्डर नहीं पता करोगे तब तक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। फिलहाल अपने सामने के की यूनिट का जनरल फॉर्मूला आ गया। एक बार बोलोगे क्या? बोलो जरा, बोलो बोलो। सी की पावर, बोलो बोलो, सी की पावर, बोलो बोलो, सी की पावर 1 माइनस एन इंटू टी इनवर्स। सी की पावर 1 माइनस एन इंटू टी इनवर्स। क्या है यहाँ पे? 1 माइनस एन। बच्चों हमने रेट लॉ पे बात करी, फील आया। हमने रेट लॉ कैसे लिखा? फील आया। रेट लॉ में कभी कभी प्रोडक्ट भी लिखा जाता है, केवल रिएक्टेंट नहीं लिखा जाता। वो तो हम हमारे सिलेबस में ऐसा लिखते हैं, चलता है। आइए कुछ एक सवाल से इसे और पक्का करते हैं। आप सबके सामने है कुछ एक सवाल, लेकिन जो पहला सवाल है उसे हम लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल सवाल। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है? सुन रहे हो क्या? आपका ध्यान चाहिए, सुनो। मान लो हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है, मैं कहता हूं ना ये एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कैसे सवाल आते हैं एक बार वो सुनना, ठीक है? तो इसे मैं ऐसे कहता हूं, इधर चलते हैं। मान लो कंसंट्रेशन ही रेट है, राइट? तो किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ है, तो जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है वो है R बराबर K इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ठीक? ऐसा इमेजिन करो, हमने कंसंट्रेशन को कर दिया दो गुना। दुगुना मतलब यहां लिखा है 2 टाइम्स, ठीक? हमने कंसंट्रेशन को कर दिया दो गुना, तो रेट हो गया दुगुना। लेट्स से एक ऐसी रिएक्शन है कि उसमें आपने रिएक्टेंट को कर दिया दुगुना, कंसंट्रेशन को कर दिया दुगुना। तो जैसे हमने कंसंट्रेशन को किया दुगुना, एक आप समझना बाकी आप बताना, ठीक? जैसे हमने कंसंट्रेशन किया दुगुना तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया दुगुना। बताओ पावर क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, R बराबर K इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है? इसे बोल देते हैं R1, ठीक है? जैसे हमने कंसंट्रेशन को दुगुना किया तो रेट कितना हो गया? दुगुना, मतलब हो गया 2R1। हाँ ठीक है, K तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। जो रेट कांस्टेंट होता है वो कंसंट्रेशन के बदलने से नहीं बदलता है, पर क्या ये दुगुना हो गया? हाँ सर हो गया, 2 पावर एक्स चलेगा, चलेगा। अपन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो R1 से R1 कैंसिल होगा। मैं बड़ा अपॉन छोटा कर रहा हूं, रूल बना के चलना, बिग अपॉन स्मॉल करेंगे, राइट? क्या करेंगे? बिग अपॉन स्मॉल। तो मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2 बराबर K से K कट जाएगा, ए की पावर एक्स कटेगा, बचेगा 2 की पावर एक्स, राइट? हम यहां से एक शॉर्ट ट्रिक का रूल बना लेते हैं। किसका रूल बना लेते हैं? शॉर्ट ट्रिक का। शॉर्ट ट्रिक ये होगा अपना बेटा, अपना शॉर्ट ट्रिक ये होगा, सी ये क्या है? कंसंट्रेशन।
सी की पावर n बराबर r, सुनो सुनो ध्यान से, सी की पावर n बराबर r, ये जो c है ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन का रेशियो है। ये जो r है ये रेट नहीं है, बोलो ये क्या है सर? ये है रेट का रेशियो। मतलब अब से आप जब भी हमसे ऐसे सवाल पूछेंगे अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, सी की पावर n बराबर r, मतलब ये जो n है अगर a की बात करो तो x है, अगर b की बात करो तो y है, पूरे रिएक्शन की बात करो तो n है। इस ट्रिक से अपन करते हैं कैसे, सुनिएगा ध्यान से। कंसंट्रेशन को किया 2 गुना तो रेट हो गया 2 गुना, बताओ ऑर्डर, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो सी की पावर n बराबर r, कंसंट्रेशन किया 2 गुना तो 2 की पावर n बराबर 2 गुना, बोलो n कितना हो कि बराबर हो, सर सो सिंपल, n बराबर 1, मतलब कौन सा ऑर्डर है 1। लगता है आप समझ गए कैसे बताना है। चलो अब अगला आप मुझे बताना, हमने कंसंट्रेशन को किया 2 गुना 2 टाइम्स, तो रेट में कोई चेंज नहीं आया, रेट रहा अनचेंज, बताओ ऑर्डर क्या? कंसंट्रेशन के बदलने से रेट ना बदला, कंसंट्रेशन के बदलने से रेट ना बदला, बोलो बच्चों ऑर्डर क्या? अरे वाह यार आप तो बड़े समझदार हो। अच्छा ये कैसे किया आपने? सर ये हमने ऐसे किया, सर ये हमने ऐसे किया। मैंने कहा कैसे? सर सी की पावर n बराबर है, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन का रेशियो है, ये रेट नहीं है, ये रेट का रेशियो है। सर कंसंट्रेशन दुगना किया ना सर, तो 2 की पावर n बराबर, रेट में कोई चेंज ना हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो रेशियो कितना आएगा 1, चेंज नहीं हुआ तो रेशियो कितना आएगा 1, 2 की पावर क्या लेके 1 हो जाए, सर सो सिंपल 0। और यार आप समझ गए ऐसा लग रहा है। अगला बताना जरा, हमने कंसंट्रेशन को किया 2 गुना, ठीक है साहब, हमने कंसंट्रेशन को किया 2 गुना तो रेट हो गया 4 गुना, बताओ ऑर्डर क्या? कितने टैलेंटेड आप लोग, तुरंत आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया, ऑर्डर हो गया 2। किसी को सॉल्व करके बताऊं क्या? बताओ क्या? सर नहीं सर वही काम तो बार बार कर रहे हैं, सी की पावर n बराबर r, कंसंट्रेशन 2 गुना, सर 2 की पावर n बराबर 4, सर n की वैल्यू 2, सर हम भी बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा अब बताना जरा, हमने कंसंट्रेशन को किया 2 गुना तो रेट हो गया आधा गुना, कंसंट्रेशन किया 2 गुना तो रेट हो गया आधा गुना, बताओ ऑर्डर क्या? अरे वाह -1, कितने टैलेंटेड हो आप लोग यार। अगला सवाल पूछ लो क्या? चलो आप पूछ लेते हैं, हमने कंसंट्रेशन को किया 2 गुना, हमने कंसंट्रेशन किया 2 गुना, रेट हो गया 5 गुना, अब बताओ ऑर्डर? हमने कंसंट्रेशन किया 2 गुना, रेट हो गया 5 गुना, बताओ ऑर्डर? चुप कैसे हो गया, आंसर नहीं आ रहा है। ये देखो 2.5 ऑर्डर बता रहे, वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं समझ गया आप यही करोगे। खैर अब आपका ध्यान चाहिए कंसंट्रेशन किया 2 गुना तो रेट हो गया 5 गुना, अब क्या करें? अभी भी वही फॉर्मूला, कौन सा? सी की पावर n बराबर r, हाँ ठीक है साहब, कंसंट्रेशन 2 गुना, 2 गुना यहां रेशियो लिखते हैं राइट, तो 2 की पावर n, सर n तो पता करना है, बराबर 5, अब क्या करें? सुनो, देख के समझ में आ जाए तो बढ़िया, जब देख के समझ में नहीं आए तो इसकी पावर क्या होगी 5, तो लेना लॉग, क्या लोगे? लॉग, अच्छा लॉग लेना पड़ेगा, हाँ तो इधर भी लिया लॉग उधर भी लिया लॉग, तो लिख दिया मैंने लॉग 2 की पावर n बराबर लॉग 5, अरे n log 2 बराबर log 5 कह दूं चलेगा साहब? चलेगा, दौड़ेगा। n बराबर log 5 अपॉन log 2 कह दूं चलेगा साहब? दौड़ेगा। log 5 के लिए 0.7 चलेगा सर? चलेगा। log 2 के लिए 0.6 चलेगा? चलेगा। ये होगा इसका ऑर्डर, ऑर्डर होगा 7/3, 7/3। कुछ बच्चे के समझो, हमने तो तुक्के से बता दिया था सर। ऑलराइट, तो मैंने आपको समझाया किस प्रकार से ऑर्डर पता करते हैं, ये ऑर्डर पता करने का तरीका रहेगा राइट। अपना तो ट्रिक होगा सी की पावर n बराबर r, सी की पावर n बराबर r। आओ कुछ एक सवाल करते हैं, सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए आपका ध्यान चाहिए, आप सबने कर लिया होगा, फिर भी देखो सवाल में जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, एक्सप्रेशन को पहचानो। जब मैं बोलूं आपको सुनना है, रूल नहीं भूलना है, रूल नहीं भूलना है, मैं रिपीट नहीं, जब मैं बोलना शुरू हो जाऊं आपको सुनना है। सवाल आप बाद में कर सकते हो,
हैंडआउट मिले उससे कर सकते हो, बन जाए तो अपने आप को शाबाशी दे लेना, हाँ बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। लेकिन जब मैं बोलूं आपको सुनना है, क्लियर। सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन नहीं है भैया, ये तो वो स्टोइकोमेट्रिक वाला एक्सप्रेशन है। अरे हाँ यार, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना। अब आज डी वाला एक्सप्रेशन लिखा तो डी वाला लिख लेते हैं। मतलब कैसे लिखेंगे, -1/2 डी NH3 बाई डी टी बराबर 1/1। 1 को अपन लिखते नहीं है, 1 को अपन लिखते नहीं है, वो तो मुझे आपको बताना होता तो लिखता हूं मैं, 1 को अपन लिखते नहीं है। dN2 बाई डी टी बराबर dH2 बाई डी टी इंटू 1/3। अब वो कुछ बोल रखा है, बोला इसकी वैल्यू है इतनी, तो रख दो ना यार। तो -12, सॉरी माइनस की वैल्यू दे रखी है, माइनस साइन है तो माइनस को हटा ही दो। वो दे रखा है माइनस के साथ, माइनस डी NH3 बाई डी टी की वैल्यू दे रखा है, देखो ना माइनस के साथ। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, K1 इंटू NH3 बाई 2 बराबर N2 कितना दे रखा है सर, K2 इंटू NH3। ये कितना दे रखा है, K3 इंटू NH3 बाई 2 भी तो है, हाँ बाई 2। हेलो, NH3 कट जाएगा, K1/2 बराबर K2 बराबर K3/2 आ जाएगा। अरे ये सॉल्व नहीं हो जाएगा सर, दौड़ते हुए सॉल्व होगा क्या, अच्छा 3 होगा, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, सॉरी 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 बेटा, 3 था 2 लिख दिया। ऑल राइट, बहुत टैलेंटेड है आप लोग, कितने टैलेंटेड हो पता। मतलब आप लोग जब मुझे बताते हो ना सर आपने 3 मुझे वो जोक आ जाता है। बताओ जोक आपको, बताओ एक जोक। अच्छा क्या, वो एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, आपकी जैसा था, वो पढ़ रहा था स्कूल में, बिल्कुल स्टार्टिंग एजुकेशन पढ़ रहा था एप्पल। तो एक बार टीचर ने गलती से लिख दिया APLE। तो बच्चे ने टीचर से कहा, टीचर टीचर गलत है, ये APLE नहीं APPLE है। वो बच्चा इतना खुश हुआ कि 10 दिन तक पूरे गांव मोहल्ले में हल्ला करता रहा, मैंने टीचर को बताया, मैंने टीचर को बताया। ऑलराइट, तो K1/2 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3/3, ठीक है। अब सॉल्व करना है अपने को, सॉल्व नहीं कर लोगे आप लोग, मेरे हिसाब से बहुत आसानी से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने को रेशियो बताना है यार, ठीक है क्या। तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक कॉमन नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आता है दैट इज 3K1 इक्वल टू 6, K2 इक्वल टू 2K3। ऑलराइट, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। अनिल बेटा वो जोक नहीं था, उसे हम जोक नहीं कहते हैं ना, उसे हम बिल्कुल सही कर वही कहते हैं, वो आपकी असलियत वाला जोक रहता है। फॉर अ रिएक्शन रेट लॉ, अपने को रेट दे रखा है, रेट कॉन्स्टिट्यूट टू द, फटाक से आंसर देंगे। आपको बता दूं मैं, ये एम्स का सवाल है, यकीन नहीं होगा पर हाँ ये एम्स का सवाल है, ये आपको मिलेगा मॉड्यूल में, ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। जल्दी से आंसर चाहिए, आंसर R बराबर K इंटू सी की पावर हाफ, सॉरी 3/2, और अपने को बताना है यूनिट ऑफ रेट पर। फॉर्मूला लगाओ ना जनरल वाला, फॉर्मूला क्या था सर, रेट कांस्टेंट यूनिट का फॉर्मूला था C की पावर 1 माइनस n T इनवर्स। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, कितना आसान है, 3/2, खेल खत्म। तो 1 माइनस 3/2 बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। मोल माइनस हाफ, लीटर हाफ सेकेंड। किसी बच्चे को है क्या, रेज योर हैंड। किसी बच्चे को डाउट है क्या, रेज योर हैंड। किसी बच्चे को डाउट है क्या, रेज योर हैंड। ऑल राइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सुनो सुनो सुनो, ये मैं करके बताता हूं फिर आप करना। ए गैस प्लस 2B गैस से बना C, R इक्वल टू K इंटू A की पावर 1 B की पावर 2। इस सवाल में इस रिएक्शन का रेट लॉ दे रखा है। क्या दे रखा है, रेट लॉ, है ना। जब हमें रेट लॉ पता चल जाता है तो हमें रिएक्शन की रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रिलेशन पता चल जाता है, क्लियर। फाइंड द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर ट्रिपल। A को भी B को भी 3 टाइम्स कर दिया। इसको करने का जो डिटेल्ड तरीका होता है वो ऐसे होता है, कैसे, सबसे पहले डिटेल्ड तरीका फिर अपन ट्रिक से करेंगे, ठीक। इसका जो डिटेल्ड तरीका होता है वो कुछ ऐसे, R बराबर K इंटू A की पावर 1 B की पावर 2, तिगुना कर दिया तो 3A की पावर 1 3B की पावर 2, तो 27K इंटू A की पावर 1 B की पावर 2। अब दोनों को डिवाइड करो,
जब डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा r डैश बराबर 27। अपन इतनी मेहनत नहीं करने वाले, अपना तो वही रूल चलेगा, क्या, c की पावर n बराबर r। ये कंसंट्रेशन का रेशियो है, ये रेट का रेशियो है, रेशियो बताना है, टाइम्स मतलब रेशियो बताना है। क्लियर? एक रिएक्टेंट है तो एक में लगाना, दो है तो दो में लगाना, तीन है तीन लगाना। पूरी रिएक्शन का ऑर्डर है तो ऑर्डर ए का है तो ए का ऑर्डर, बी का है तो बी का ऑर्डर, मतलब कभी एक्स है कभी वाई है, कभी रिएक्शन का ऑर्डर है। जैसे मैं करके बताता हूं पहला पार्ट। ठीक, तो पहला पार्ट कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर ट्रिपल। तो रेशियो में आते हैं, ट्रिपल कर दिया मतलब 3a की पावर 1 इंटू 3b की पावर 2। यही तो होगा नया रेट का रेशियो। कितना होगा? 9 से 27 टाइम्स। बस टाइम्स बोल देना है, खेल खत्म, क्योंकि जो टाइम्स है वही रेशियो है। क्लियर? फिर आते हैं अपन अगले में, प्रेशर में। सर रेट तो कंसंट्रेशन में दिया है, सब प्रेशर में क्या करें? बेटा जैसा कंसंट्रेशन में लिखते हैं वैसा हम प्रेशर में भी तो लिख सकते हैं ना यार। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 2। खेल खत्म। जैसा कंसंट्रेशन था वैसा प्रेशर है। अभी उसने किसको हाफ किया? बी को, मतलब ए को छेड़खानी नहीं करी, तो ए को भूल जाओ, केवल बी की बात करते हैं। बी को क्या कर दिया? हाफ, तो हाफ की पावर 2 मतलब 1/4 टाइम्स जरूर बोल देना है। जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। ऐसे करो या मेरे वाले तरीके से करो, सी की पावर n बराबर r। ए को भूल जाओ, उसको छेड़खानी नहीं करी। इसको क्या? बी को, तो क्या कर दोगे आप? 1/2 की पावर 2 बराबर r। तो कितना आ जाएगा? 1/4 टाइम्स जरूर बोल देना है, क्योंकि फॉर्मूला किसमें चलता है? रेशियो में। फिर आते हैं थर्ड में बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड। इसे सुनिएगा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना वो 1/4 टाइम्स कर दिया है। किसे किया है? वॉल्यूम को। क्लियर? तो अपने को वॉल्यूम चेंज किया है। अपन सब जानते हैं जो कंसंट्रेशन होता है वह बाई वी होता है। अगर वॉल्यूम चेंज करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, वॉल्यूम घटाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वॉल्यूम को किया 1/4 टाइम, मतलब कंसंट्रेशन हो गया 4 टाइम। ऐसा इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि सवाल में दे रखा है कंसंट्रेशन बिकम्स 4 टाइम्स। ऐसा सोचो, सवाल दे रखा है कंसंट्रेशन बिकम 4 टाइम्स। क्लियर? कंसंट्रेशन बिकम, ऐसा सोचो कंसंट्रेशन बिकम्स 4 टाइम्स। खेल खत्म हो गया। जो 3 टाइम्स वाला था ये 4 टाइम्स वाला है। आप कर नहीं लोगे? आप दौड़ते हुए कर लोगे? यस और नो? मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। बोलो, क्या किसी बच्चे को डाउट है? रेज योर हैंड। किसी बच्चे को डाउट है? रेज योर हैंड। जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा करे ना, जिसको नहीं होता फिर हमें डाउट नहीं, हमें डाउट नहीं। फिर जिसको डाउट नहीं हो तो हाथ ही नहीं खड़े करने यार, समझते नहीं हो आप लोग। ऑलराइट, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। और न सुनो, और न सुनो श्रेय बेटा। एक बच्चा मुझसे कह रहा है थर्ड वाला फिर से। बेटा बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसा है। फर्स्ट वाले में 3 लिखा है, थर्ड वाले में 4 लिखा है। फर्स्ट वाले में 3 लिखा है, थर्ड वाले में 4 लिखा है। एग्जैक्टली फर्स्ट वाले के जैसा है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, दिमाग लगाएंगे फिर मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले दोनों के कंसंट्रेशन को दुगुना कर दिया तो रेट 8 गुना हो गया। फिर एक बार केवल बी को दुगुना किया तो जो रेट है वो दुगुना हो गया। बी को दुगुना करने से रेट हुआ दुगुना। एक बार आप सब कर लो, फिर मेरे तरीके से करना। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। करें क्या? चलो मेरे तरीके से। सबसे पहले जो फील आए उसे लिख लो। कैसे? कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, वही वाली बात है जो मैंने कुछ देर पहले बताया था। जो दिख जाए उसे देख लो। दुगना दुगना ऑर्डर 1, दुगना अनचेंज ऑर्डर। जो दिख जाए उसे देख लो। क्या बोला मैंने? जो दिख जाए उसे देख लो, जो ना दिखे उसमें लॉग ले लो। वही वाली बात यहां है, जो दिख जाए उसे देख लो। ऐसा नहीं कि आंखें बंद कर लो। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, बी को दुगना किया तो रेट दुगना। यार बी को दुगना रेट दुगना, कंसंट्रेशन दुगना रेट। एक बात तो पक्की है साहब, बी की पावर 1। लो बी की पावर 1 पता कर ली। समझे क्या? अब आते हैं ए में। तो अगला डाटा पढ़ो जरा, क्या दिया है? दोनों को किया दो गुना। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था, सी की पावर n बराबर r। ये ए में भी लगेगा, बी में भी लगेगा, पूरी रिएक्शन में लगेगा, सभी रिएक्टेंट में लगेगा। मतलब बी की पावर 1 तो आ गई, दोनों को दुगना किया। हमें रेट लॉ नहीं पता, पर ये तो पता है यार, इस रिएक्शन का जो रेट लॉ होगा, एक बात तो पक्की है
k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y जैसा ही तो होगा। हाँ y हमने पता कर लिया, अब a पता करते हैं। तो ऐसा ना लिखूं मैं, दुगुना मतलब 2 की पावर x, दुगुना यानी 2 की पावर y बराबर 8 गुना, अरे y तो हमने निकाल लिया 1, मतलब 2 की पावर x इंटू 2 बराबर 8, मतलब 2 की पावर x बराबर 4, मतलब x बराबर 2। अरे ये तो ओरल था सर, x की वैल्यू आ गई 2, मतलब r बराबर k इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1। लो हमने रेट लॉ लिख लिया, लो हमने ऑर्डर निकाल लिया, 2 प्लस 1 बोले तो 3। ये तो बहुत ही आसान है यार। क्लियर, ऑल राइट। तो टाइम हो चुका है, एक और सवाल दे दूं क्या? एक और सवाल चलते चलते, चलो बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? नहीं कुछ स्पेशल टाइप मुझे सिखाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने होमवर्क दे दिया है। बहुत बढ़िया प्रताड़ु बेटा, बहुत आज प्रताड़ु से सारे सवाल बन गए, वेल डन, बहुत अच्छे। तो मैंने आपको होमवर्क दिया, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सारे बच्चों सारे सवाल बन गए यार, आप ऐसे ही पढ़ते रहो। मैंने कहा था ना, ये चैप्टर आपकी उंगलियों पे आएगा, बस जैसा कहा जाए वैसे करते रहे। अगले संडे को पेपर है, उसकी तैयारी अभी से करते रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।